देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ आज तेज खबर 24 को। अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तेज खबर 24 के फेस टू फेस में और मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका सिंह चौहान। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने नए मेहमान के साथ फेस टू फेस में, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ है आज राजेंद्र पांडे जी, जो कि जिला रीवाध्यक्ष, जिला संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हैं भी। तो चलिए उनसे बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में, साथ ही साथ यहाँ तक के सफ़र के बारे में। को आपके माता पिता क्या करते थे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? हमारे फादर शासकीय सेवा में थे, एईओ के पद पर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हम माँ बाप के हम 4 लोग थे, 3 बहनें थी, एक मैं इकलौता बेटा था। मेरा जन्म रीवा में हुआ। बीएससी एलएलबी की शिक्षा है और मुझे लगता है कि 77-78 से तब वो जनता पार्टी में एक जनसंघ का यूथ विंग था, भारतीय जनता युवा मोर्चा। उससे राजनीतिक सफ़र हमारा प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमारा पूरा परिवार माने संघ पृष्ठभूमि का था, आरएसएस की पृष्ठभूमि का। और हमारे गांव के ही थे श्री स्वर्गीय राजीव लोचन जी अग्निहोत्री, जो 5 जन के प्रथम संपादक थे, और अटल जी जिनको जीवन पर्यंत अपना गुरु मानते रहे। उनके गांव या कहें कि रिलेटिव थे, उन्हीं के कारण हम लोग उस गांव में जाके बसे हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में हमारे पिताजी, बड़े पिताजी सबने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और इसी संस्कार के रहते 77-78 से जनसंघ घटक के युवा जो विंग थी जनता पार्टी में, उससे हमने राजनीतिक सफर अपना प्रारंभ किया। पहले उसके नगर के अध्यक्ष बने, फिर जिले का अध्यक्ष बना, फिर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बना, फिर नगर का अध्यक्ष बना, फिर उपाध्यक्ष रहा, फिर महामंत्री रहा और 90 से लेकर 98 तक 3 बार भाजपा का जिलाध्यक्ष रहा। तो सर, आप यहाँ इस फील्ड में पहले से ही आना चाहते थे? आपने पहले से ही सोच लिया था या आपके मतलब मन में बाद में भी ये विचार आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। असल में क्या है कि किसी के साथ गलत हो, अन्याय हो तो रिवोल्ट करने की प्रवृत्ति शरीर के मन में थी। अब उसके लिए प्लेटफार्म चाहिए विरोध करने का। तो ऐसा संयोग बना और मन में संगत आई, तो अपन 77-78 से और उस युवा मोर्चे की तरफ से जुड़कर और राजनीति के मैदान में उतर आए। 93 में हमने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और महाराजा पुष्पराज सिंह के खिलाफ, और हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वो कांग्रेस के थे। स्वर्गीय प्रेमलाल जी तब जनता दल था शायद, उससे
प्रत्याशी थे, नहीं सीपीएम से, सीपीएम में थे तो सीपीएम से प्रत्याशी थे। उस बार मैं चुनाव हार भी गया था और पुष्पराज सिंह जी हमसे 5-6 हज़ार मतों से चुनाव जीत गए थे। ये राजनीतिक सफर रहा। फिर बीच में कुछ भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे भगवत शरण जी माथुर, उनसे अपनी थोड़ा निभी नहीं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया। अब वो 5 बार से निरंतर अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ। यही है राजनीतिक जीवन। तो सर, आप इस फील्ड में आए तो आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, हमें बताएंगे? देखिए, राजनीतिक मैदान में आप जब आएंगे तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम की खराबियां हैं, जो लोकतंत्र की कीमत के नाम पर हम चुका रहे हैं, उससे हर कदम पर जूझना पड़ता है। जो आम आदमी है, चाहे कितने ही निचले स्तर का काम हो, हर जगह बेचारा आज 75 वर्ष बाद भी जूझ रहा है, उसको उसका हक नहीं मिल पा रहा है। और आप ये कहें कि लोकतंत्र में, जहाँ लोकतंत्र की परिभाषा में है कि जहाँ जनता को लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मालिक होना चाहिए जिस देश का, तो इस देश का लोकतंत्र ऐसा है जहाँ मालिक ही नौकर बना है और जहाँ नौकर जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये सब निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के नौकर हैं, सेवक हैं। हालत ये है कि 5 वर्ष में एक बार जनता को याद किया जाता है वोट देने के लिए, कभी पैसे से, कभी शराब से, कभी जात के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी किसी लालच के आधार पर वोट समेटे जाएंगे। फिर 5 वर्ष वोट देने वाला जिंदा है या मरा, हम इसकी खबर के बारे में अनजान रहते हैं। वो आज 75 वर्ष बाद आज जो मौलिक आवश्यकताएं हैं आम आदमी की, चाहे पीने का पानी हो, दवा की अस्पताल हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, कृषि के उन्नयन की व्यवस्था हो, अगर कोई कुछ रोजगार करना चाहे तो उसमें आर्थिक मदद की आवश्यकता हो, कहीं कुछ सिफर। योजना भोपाल में अखबारों में सब सुनेंगे, दिल्ली में आराम से सुनेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए कोई आम आदमी गांव का जाएगा तो हर कदम पर उसका शोषण होगा और वो एक दिन वो छोड़कर चला आएगा। कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैंने न्यूज़ पढ़ी कि एक मथुरा प्रसाद गुप्ता थे सतना में, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। इलाज के लिए उस आदमी ने अपना घर बेचा, जमीन जायदाद बेची, सब कुछ बेच दिया, किसी ने सुना नहीं। कल उसने सुसाइड कर लिया। जब वो मर गया तो प्रशासन उसको 50,000 रुपया देने गया था। ये हालत है इस देश की। और इसीलिए ये जो नहीं देख पाता वो कहिए राजनीति करता है, या कहिए समाज के बारे में बोलता है, या कहिए व्यवस्था के खिलाफ बोलता है। जो परिभाषा देना हो दे सकते हैं। तो सर, इसमें सुधार के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आइडिया ला सकते हैं? क्या नया कर सकते हैं जिससे इसमें थोड़ी कमी आए? सुधार के लिए तो हर आदमी को इसके लिए जगना पड़ेगा। शॉर्टकट की आदत छोड़कर हर शख्स को, ये नहीं कि अब हमारा भाई अगर थानेदार हो गया तो हम कहें कि कुछ ले दे के काम करा लो। फिर हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि सिस्टम में ये बुराई है तो इसका विरोध होना चाहिए। उस पद पर बैठा कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं। आज आप तहसीलों में जाओ, नायब तहसीलदार बैठा है, एक सड़ा सा काम किसान का करने को तैयार नहीं बिना पैसे के, और इसी समाज के कुछ लोग जाके दलाली करते हैं और उन अधिकारियों को संरक्षण नेता देता है। इस सिस्टम में तो कहीं ना कहीं तो बदलाव करना पड़ेगा। और इस सिस्टम में आप अगर ज़्यादा गहराई में जाओगे तो जितना नेता दोषी उतना जनता दोषी। भाई कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, इसी समाज से पैदा होता है। इस समाज में जब तक नैतिकता नहीं आएगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होगा, राष्ट्रवाद नहीं होगा, तब तक सुधार संभव नहीं है। और सुधार करने के लिए तो अब हम दूसरे को कहें, दूसरा हमको कहे,
किसी को मत कहिए, अपने आप को ठीक करिए, अपने आप समाज सुधर जाएगा, सिस्टम सुधर जाएगा। पर बगल में सुधार हो जाए हम तो वैसे ही रहेंगे, इसलिए नहीं सुधर रहा है, ये हो रहा है। अभी तक का सर आपके सफ़र में कोई ऐसा पल, ऐसी घटना जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? ऐसी अब कौन सी आपको घटना बता दें? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी इम्पॉर्टेंट ऐसी कोई विशेष घटना तो याद नहीं आ रही। पर अब जीवन है तो बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, और आदत में भी है कि बहुत कुछ याद भी नहीं रखते जो बीता हुआ है, उसको भूलो, आगे चलो। आप भूली बिसरी या यादों में से केवल तकलीफ होती हो तो कुछ होता नहीं, तो अपन तो भूलने के ज़्यादा पक्ष में रहते हैं। जल्दी भूलो, आगे बढ़ो। सर, दर्शकों से कुछ बोलेंगे आप हमारे माध्यम से? इतना कहना चाहेंगे कि अभी और कितना इंतजार करेंगे? 75 वर्ष कर लिया, बहुत हो गया। अब तो सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाइए और अपने आप को ठीक कीजिए, और जहां लगे, जहां आपकी नज़र में आए कि गलत हो रहा है, सख्ती के साथ खड़े होकर उसका विरोध करिए। बस कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। गलत हो रहा आपने देखा, विरोध करिए। इतना अगर सब कोई कर ले, आधा समाज का 25% हिस्सा भी अगर इस लाइन पर काम करना शुरू कर दे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सिस्टम सुधर जाएगा। नहीं तो आजकल तो विधानसभा में लोग वोट खरीद रहे हैं पैसे में, तो सिस्टम सुधरेगा कैसे? और खासकर अगर युवा नहीं सोचेगा तो जिनकी जिंदगी बीत गई, जो जाने वाले, वो काहे कुछ चिंता करेंगे? हमें फेस करना है अभी शायद 50 साल 25 साल, तो हमें तो सोचना पड़ेगा। इतना ही अपेक्षा करेंगे कि भाई सब कोई लगो, एहसान मत करो देश पर, अपने ऊपर करो, और सिस्टम के खिलाफ जहां गड़बड़ देखो उसका विरोध करो। सर, युवा को कुछ कहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे इस फील्ड में लेके आएं? किसी फील्ड में आपको जाना है तो आप तो सबसे पहले मैंने जो आपसे कहा कि आप अपने आप को तैयार कर लो, कि ये मत पूछना कभी कि देश ने क्या दिया, हमेशा याद रखना कि आपने उसको क्या दिया। ये मंत्र लेके चलो, चले आओ इस फील्ड में, आपका स्वागत। और अगर ये हो कि इनने हमको क्या दिया, तो आप घर बैठो यार, चोरों की कभी नहीं है, बहुत सारे चोर हैं यहाँ, एक और बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? सर, राजनीति के दंगल से आपको बाहर करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि आप सिस्टम में बदलाव करना चाहते थे, तो क्या यह सही है? वो तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि नहीं निभी तो अलग हो गए। अब इस पर मत जाइए कि कैसे नहीं निभी, कैसे अलग हुए, किसने किया, तो बहुत सारी लंबी किस्सा है। कुछ हमारा भी दोष है, कुछ उनका भी दोष होगा। एक तरफ ताली बजती नहीं, तो कुछ तो दोनों तरफ से कुछ हुआ होगा, और जवानी का जोश था तो कुछ हो जाता है। चलिए, हो गया, झगड़ा हो गया, निपट गया मामला। लोग, राजनीति का काम ही है एक दूसरे को हटाओ। राजनीति को आप क्या समझते हो कि बड़ा सिस्टमेटिक होती है? वहाँ तो हत्याएं होती है। हमको तो आप कह रहे हो कि हटाने का प्रयास किया, वहाँ तो मर्डर होते साहब, वहाँ तो जान लेने पर उतारू है लोग। तो एक है हुआ ऐसा, और 2000 के आसपास 2000 के आसपास हमने पहले बताया कि एक माथुर साहब थे हमारे यहाँ संगठन मंत्री, उनसे हमारी थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई। फिर बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया कि हम मान जाएं, तो हमने कहा कि जब हमने गलती नहीं की तो हम सारी नहीं बोलेंगे। गलती हमने की होती तो मैं चौराहे में माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, पर गलती मैंने नहीं की, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं रहूँ न रहूँ, इससे कोई अपने सेहत में फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो चलता रहता है। सर, आप क्या मानते हैं कि अगर आप सिस्टम के साथ चलते एक बड़े राजनेता होते? देखिए, भविष्य तो मैं जानता नहीं ना, मैं ज्योतिषी हूँ कि मैं क्या होता, मैं क्या नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट इट। अगर सिस्टम में होता तो हो सकता है कि होते होते ना होता, क्योंकि सिस्टम के साथ जिस तरह सिस्टम चल रहा मैं चलता नहीं। तो या तो अलग तरह से होता
या तो फिर नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं होते। इस तरह से सिस्टम नहीं होता रीवा का, जिस तरह से अभी है कि जिसको हम जिनको बनाते हैं अपना विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, अपने जिले के उन्नयन के लिए बनाते हैं, विकास के लिए बनाते हैं, समाज के हर वर्ग के समस्याओं के निदान के लिए बनाते हैं। इसके लिए नहीं बनाते कि तुम साहब लखपति हो तो करोड़पति हो जाओ। इसके लिए किसी को कोई विधायक नहीं बनाता, सांसद नहीं बनाता। अब जब मैं कह रहा हूं तो अगर मैं होता तो जो इसको नहीं मानता उससे झगड़ा होता, और इस स्तर पर हूं नहीं कि मेरे झगड़े के कारण, झगड़े के बावजूद मैं रहा था। तो अब क्या होता फिर क्या नहीं होता, अब क्या बताएगी क्या होता। वो तो जो नहीं हुआ अब उसके बारे में क्या बताया। सर, आज का तो दौर चल रहा है धन, धर्म और पैसा, तो क्या इस पे कोई बदलाव होना चाहिए? आपने केवल दो ही नाम लिए, धन और धन, धर्म और पैसा। धन भी है, धर्म भी है, जाति भी है, क्षेत्र भी है, भाषा भी है, सब में राजनीति हो रही है। ये सब राजनीति, देखिए ये राजनीति के साइड इफेक्ट है। राजनीति केवल राष्ट्रवाद पर ही चलेगी। और धर्म को आप क्या समझते हो? पूजा पाठ या इबादत को धर्म नहीं मानते। प्राकृतिक नियम ही धर्म है, और धर्म के जो प्राकृतिक नियम है वो तो राजनीति में भी लागू होते हैं। झूठ मत बोलो, ये राजनीति पे लागू नहीं है, ये भी एक धर्म है। तो आप धर्म को संकुचित मत करो। यहां सवाल धर्म के आधार पर राजनीति का नहीं है। धर्म को इतना संकुचित करके देखते हैं लोग, इसलिए आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है धन के आधार पर राजनीति। सबसे मुसीबत है इस देश के विकास में जो धन हावी हो गया लोकतंत्र में। धन को हावी नहीं होने देना है, और ये सिस्टम सुधरेगा भी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत सारी जगह हैं जहां धन हावी नहीं हो पाता। बहुत सारे हैं। उड़ीसा का एक सांसद साइकिल में चलता है, 5 बार से सांसद हो रहा है, नहीं है अभी। अब ये तो राजनीति करने वाले की अपनी सोच है कि हम कितना ठीक है, इस पर निर्भर करेगा। बगल वाला ठीक है कि गलत है हम तब देखें जब हम ठीक हों। पहले तो हम अपने आप को ठीक कर ले। तो अब ये तो देखिए तो चलेगा। अब एक दिन में जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि ठीक कर दे, पर हम ठीक रहें यही बहुत। पिछले 5 वर्ष से आप जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये न्यायपालिका में, इस न्याय में, तो क्या आपको सुधार लाने की ज़रूरत है? यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है या नहीं? पहले आपका प्रश्न मैं सुधार दूं कि पिछले 5 साल से मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, 5 बार से हूँ, 11 वर्ष से हूँ। अब मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे बड़ी मुसीबत न्याय व्यवस्था में पेंडेंसी है। आज हिंदुस्तान के न्यायालयों में 3 करोड़ से ज़्यादा पुराने प्रकरण लंबित हैं। अगर आदमी को समय रहते हम न्याय नहीं दे पाए तो उससे अच्छा अन्याय है। माने एक पीढ़ी चली गुजर गई, हम फैसले नहीं दे पाए। अब इसके लिए सतत प्रयास हो रहे हैं, जैसे मीडिएशन के हो रहे हैं, लोक अदालतें हर तीसरे महीने लग रही, हर महीने लोक अदालत एक तो माने हर हफ्ते लगती है, हर महीने भी लगती है, और 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालतें लग रही हैं। अब प्रयास ये कर रहे हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि जितना जल्दी से न्यायालयों का विकेंद्रीकरण किया जाए, जैसे रीवा मुख्यालय में आप अगर सारे जज मजिस्ट्रेट बैठा दो तो ग्रामीण इलाका इतना बड़ा तो उनको कैसे न्याय मिलेगा। आज त्योंथर में है, मऊगंज में है, सिरमौर में है, अब मनगमा में भी बैठने लगे हैं। ऐसे अगर सिमरिया में भी हो जाए, रायपुर में भी हो जाए, गुड़ में भी हो जाए, जो छोटी छोटी ब्लॉक तहसीलें और माने ब्लॉक और तहसीलें हैं, वहाँ अगर मजिस्ट्रेट बैठने लगे तो पेंडेंसी आप केसेस निपटना शुरू हो जाए, आम आदमी को जरा न्याय मिलना शुरू हो जाए, तो न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा जमे और तब सही मायने में न्यायदान होगा। आज हम अगर मुकदमा दायर कर दें तो आप ये समझ लो कि मेरा बेटा ही फैसला देख पाता है, तो बेचारे काहे को करके गए, काहे को आए कोर्ट में।
अब इसके लिए सतत प्रयास हो रहा है, चाहे CJI हो हमारे, चाहे हमारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी इसके अब प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहा है। अब इसका निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय आएगा और प्रयास सार्थक होंगे। और जब हम सब लगे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे जितने भी प्रयास न्यायालय द्वारा कराए जाते हैं बिना वकीलों के तो होंगे नहीं, हम लोग भी इसमें शामिल रहते हैं, लोक अदालतें लगती हैं, हम लोग मुकदमों का निपटारा कराते हैं। माने आप समझो कि एक लोक अदालत में जो 3 महीने में होती है, 1-1 हज़ार केसों का निपटारा होता है। तो सब प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अब पुरानी पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों की मेहनत का सार्थक परिणाम अभी समझ में नहीं आ रहा। वो जब पेंडेंसी खत्म होगी तब समझ में आएगा। अब बिना मेरिट पर गए किसी को हम अगर निर्णय सुना दें तो वो भी गलत। न्याय भी देना है, समय भी कम लगना है, तो उसमें आदमी भी लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा मीडिएशन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा पक्षकारों को समझाना भी पड़ेगा। उसके लिए न्यायालय भी लगा है, हम लोग भी लगे। सर थैंक यू, आपने अपना समय हमारे तेज खबर 24 को दिया। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पांडे जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया, साथ ही साथ जिला अधिवक्ता संघ के सफर के बारे में भी हमें बताया। इसी तरह से अगली बार हम फिर आपसे रूबरू होंगे अपने एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए तेज खबर 24।